चंद्रकला ने जब बाहर कमला ताई के घर के बाहर अपने घर की तरफ झांका तो नीति अभी भी वहीं खिड़की में की हुई कमला ताई के घर आने वाले मेहमानों को देखकर मायूस हो रही थी और चंद्रकला के बुलावे का इंतजार कर रही थी। ये देख चंद्रकला का दिल भी कचोट गया। चंद्रकला का एक मन तो कह रहा था कि वो नीति को यहाँ बुला ले, लेकिन वहीं दूसरा मन कह रहा था कि नहीं चंद्रकला, ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना। चंद्रकला इसी द्वंद में पिस रही थी। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तभी आरव ने चंद्रकला का पल्लू खींचते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। चंद्रकला ने जब आरव की तरफ देखा तो आरव ने कहा, बुआ, नीति दीदी कहाँ है? आप उनको क्यों नहीं लाए? चंद्रकला ने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, आरव बेटा, नीति दीदी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसीलिए मैं आपकी नीति दीदी को यहाँ नहीं ला सकी। पर आरव ने चंद्रकला की बात को झुठलाते हुए कहा, नहीं बुआ, आप झूठ बोल रही हैं। नीति दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप जानबूझकर उन्हें नहीं लाए। आरव ने ये बात थोड़ी ऊंची आवाज में कही। ललित ने जब दूर से आरव को इस तरह जोर से बोलते हुए सुना तो वो भी चंद्रकला के नजदीक पहुंच गया। चंद्रकला लगातार आरव को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आरव सुनने को तैयार ही नहीं था। ये देख ललित ने चंद्रकला से पूछा, क्या बात है चंद्रकला दीदी, क्या कह रहा है आरव? चंद्रकला ने ललित को पूरी बात समझाते हुए कहा, ललित, नीति की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं नीति को यहाँ नहीं लेकर आई और आरव है कि इस बात को समझ ही नहीं रहा है। क्योंकि ये तीन लोग घर के बाहर ही खड़े थे, इसीलिए आरव की नजर दूर से खिड़की में बैठी नीति के ऊपर चली गई थी। तो इससे पहले कि ललित कुछ कह पाता, आरव बीच में ही बोल पड़ा, पापा, बुआ झूठ बोल रही हैं, नीति दीदी बिल्कुल ठीक है, वो देखो अपनी खिड़की में बैठी हुई है। ललित ने भी झांक कर नीति की तरफ देखते हुए चंद्रकला से कहा, दीदी क्या है ये सब? नीति को आप घर पर क्यों छोड़ आए? और अगर थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं भी है तो भी हम सब तो है ही ना यहाँ पर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रकला को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बहाना करे। चंद्रकला कुछ सोच ही रही थी कि तब आरव ने जिद करते हुए कहा, पापा, एक बात मेरी भी सुन लीजिए, अगर नीति दीदी नहीं आए तो मैं भी पूजा में नहीं बैठूंगा। ये सुन चंद्रकला ने कहा, नहीं आरव बेटा, ऐसी जिद नहीं किया करते। इससे पहले कि चंद्रकला अपनी बात खत्म कर पाती, ललित ने चंद्रकला की बात को बीच में काटते हुए कहा, दीदी, ये जिद सिर्फ आरव की नहीं बल्कि मेरी भी है। बिना नीति के आरव का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। चंद्रकला पूरी तरह फंस चुकी थी। ललित ने इसके आगे बिना कुछ कहे चंद्रकला के सामने हाथ फैलाकर घर की चाबी मांगते हुए कहा, दीदी घर की चाबी दीजिए, मैं और आरव अभी नीति को लेकर आएंगे। ये सुनते ही आरव खुशी से झूम उठा। वहीं चंद्रकला के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया था। उसे ना चाहते हुए भी मजबूरन ललित को अपने घर की चाबी देनी पड़ी। ललित ने चाबी ली और दोनों वहां से नीति को लेने के लिए चंद्रकला के घर की तरफ बढ़ने लगे। नीति ने भी जब ललित और आरव को घर की तरफ बढ़ते देखा तो वो भी काफी खुश हो गई। वहीं चंद्रकला भी समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए ज्यादा चिंता ना करते हुए चंद्रकला अपने बाकी के कामों को खत्म करने में लग गई। कुछ ही देर में ललित और आरव नीति को लेकर आ गए। नीति को देख चंद्रकला ने नीति को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि वो उसके आसपास ही खेले, कहीं इधर उधर ना जाए। नीति ने भी चंद्रकला की बातों में हामी भर दी। तभी नीति की नजर छाया के ऊपर गई, जिसे देख नीति काफी ज्यादा खुश हुई। नीति ने आरव को छाया से मिलवाया और थोड़े ही समय में तीनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुलकर एक दूसरे के साथ खेलने लगे। चंद्रकला भी पंडितों के साथ मिलकर हवन कुंड की तैयारी में लग गई। चारों तरफ खुशी का ही माहौल था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इस खुशी के माहौल में बहुत बड़ा विघ्न पड़ने वाला है। नीति, आरव और छाया तीनों मिलकर पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे।
कभी आंगन से कमरे के अंदर तो कभी कमरे की खिड़की से कूदकर घर के पीछे के हिस्से में भागते भागते खेल रहे थे। घर के पीछे के हिस्से में एक तंबू लगा हुआ था जहाँ पर दावत के लिए मिठाइयाँ बनाई जा रही थी। एक मोटे से पेट का हलवाई बड़ी सी कढ़ाई के अंदर मिठाइयाँ निकाल रहा था। तीनों बच्चे बार बार उसी के आसपास से होते हुए बार बार इधर से उधर भाग रहे थे। हलवाई थोड़ा गुस्सैल किस्म का इंसान था। उसने 2-3 बार उन तीनों को डांटते हुए कहा कि वो यहाँ पर ना खेले, या तो मिठाइयाँ गिर जाएगी या उनमें से किसी को चोट लग जाएगी। यहाँ तक कि एक बार तो उस हलवाई ने उन बच्चों को डराने के लिए यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई भी सामान उनसे गिर गया तो वो गर्म तेल उन पर उड़ेल देगा। लेकिन फिर उन तीनों ने उस हलवाई की एक न सुनी और बार बार वहीं पर आकर एक दूसरे को भागते हुए पकड़ लिए थे। इसका एक कारण ये भी था कि बाकी पूरे घर में चारों तरफ बहुत भीड़ थी। सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर हलवाई के अलावा और कोई नहीं था। हलवाई ने एक पीतल के बर्तन में अलग से बचा हुआ गर्म तेल निकाल के रखा हुआ था। तभी उसी वक्त नीति कमरे की खिड़की से कूदकर दौड़ते हुए वहां से गुजर रही थी। दौड़ते हुए नीति की ठोकर उसी पीतल के बर्तन को लगी और सारा का सारा तेल जमीन पर गिर गया। उस तेल के कुछ छींटे उस हलवाई के शरीर पर भी जा गिरे। गर्म तेल की छींटे हलवाई के बदन पर गिरने से हलवाई की चीख निकल गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया। हलवाई मायापुर गांव का ही था और मायापुर में ऐसा कोई नहीं था जो नीति को ना जानता हो। हलवाई भी जानता था कि नीति चंद्रकला की बेटी है। हलवाई ने आवेश में आकर चिल्लाते हुए कहा था कि नीति चंद्रकला की बेटी है। हलवाई ने आवेश में आकर चिल्लाते हुए कहा, नीति, तुम लोगों को कितनी बार मना किया था कि यहाँ पर मत खेलो, यहाँ पर मत खेलो, लेकिन तुम लोग हो कि मेरी सुन ही नहीं रहे हो। गिर गया ना तेल? यही तेल की छींटे अगर मैं तुम्हारे शरीर पर उड़ेलूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? जहाँ पर हलवाई के शरीर पर तेल के छींटे पड़े थे, पर हलवाई खुद से ही हल्दी का लेप करते हुए नीति पर चिल्लाया जा रहा था और नीति बस नीची गर्दन करके चुपचाप सुने जा रही थी। हलवाई ने चिल्लाना जारी रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया होगा कि बड़ों की बात का कभी कहा नहीं मानना चाहिए। एक रुदाली की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हलवाई की ये बात नीति को बहुत ज्यादा आघात कर गई। उसकी उदासी अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी थी। तब तक वहाँ पर आरव और छाया भी पहुँच गए। हलवाई के शरीर में इतनी ज्यादा जलन हो रही थी कि वो आरव और छाया को देखते ही उन पर भी अब अपना गुस्सा निकालने लगा। ये देखकर तो नीति के गुस्से का पारा अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आंखें भी अब लाल होने लगी थी। हाथ की मुट्ठियां भी अब धीरे धीरे बंद होने लगी। चूंकि नीति की गर्दन नीचे थी, इसीलिए कोई भी उसकी आंखों को नहीं देख पा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीति अब किसी भी क्षण अपने दैत्य अवतार में आ सकती थी। पर उसके पहले ही छाया ने कुछ समझदारी दिखाते हुए हलवाई से माफी मांगी और नीति को झंझोड़ते हुए कहा, नीति, चलो यहाँ से कहीं और जाकर खेलते हैं। छाया ने जब नीति को हिलाते हुए ये कहा तो नीति का ध्यान टूटा और नीति अपने होश में वापस लौट आई। छाया के कहे अनुसार तीनों वहां से कहीं और जाने लगे। लेकिन जाते जाते तिरछी नजरों से नीति उस हलवाई को ही देखे जा रही थी। उस मोटे आदमी के अधनंगे मोटे से पेट को नीति घूरे जा रही थी और कहीं न कहीं गुस्सा उसके चेहरे पर अभी भी झलक रहा था। वहीं अंदर पूजा की भी सारी तैयारियां हो चुकी थी। तैयारियां पूरी हो जाने के बाद पंडित जी ने चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, अपनी तैयारी भी पूरी हो गई है और मुहूर्त का समय भी हो गया है, तो हमें देर ना करते हुए जल्दी ही पूजा शुरू करनी चाहिए। तुम आरव को और बाकी सबको बुला लो। चंद्रकला हामी में सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। सबसे पहले वो कमला ताई, ललित और संध्या को बुला लाई और संध्या से कहा कि वो जाकर तीनों बच्चों को बुला लाए। संध्या ने वैसा ही किया। वो जाकर तीनों बच्चों को ढूंढने लगी। आखिर तीनों बच्चे दिखाई दिए तो संध्या ने आरव को आवाज लगाते हुए कहा, आरव,
चलो बेटा, पूजा का समय हो गया है, पूजा के बाद फिर से खेल लेना। और नीति और छाया, तुम दोनों भी अंदर चलो बेटा, तुम दोनों को भी पूजा में बैठना है। ये सब बातें सुन आरव ने कहा, माँ बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, मैं थोड़ी देर में खुद से आ जाऊंगा। संध्या जानती थी कि आरव जिद करेगा ही। उसने बिना आगे कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उन दोनों के पीछे पीछे छाया और नीति भी अंदर आ गए। हवन कुंड के एक तरफ पंडित जी बैठे हुए थे। कमला ताई, ललित, संध्या और उन तीनों के आगे आरव बैठा हुआ था। पंडित जी के दाईं ओर चंद्रकला बैठी हुई। पूजा के वक्त पंडित जी को जिस भी सामग्री की जरूरत पड़ रही थी, चंद्रकला उन्हें दे रही थी। लेकिन चंद्रकला जानती थी कि अगर नीति को हवन कुंड के पास में बैठाया और अगर नीति ने किसी पवित्र चीज को छू भी लिया तो कुछ न कुछ अपशकुन हो जाएगा। इसीलिए चंद्रकला ने नीति को अपने से कुछ 2 कदम पीछे बैठाया और किसी भी चीज को ना छूने के लिए कहा। नीति ने चंद्रकला की बात में हामी भर दी। वहीं नंदिनी छाया को अपनी गोद में लेकर इन सबसे काफी दूरी पर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में घर में चारों तरफ मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। घर में आए मेहमान भी आंगन में बैठकर पूजा में शरीक हो गए। देखते ही देखते हवन कुंड की अग्नि और मंत्रों की गूंज से चारों ओर एक पवित्र वातावरण तैयार हो चुका था। वहाँ मौजूद बाकी सभी को तो ये वातावरण भा रहा था, लेकिन चंद्रकला के पीछे बैठी हुई नीति का उस वातावरण में बैठे बैठे दम घुटने लगा था। कुछ देर तक तो नीति ने बर्दाश्त किया, लेकिन ज्यादा देर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने थोड़ा सा आगे झुकते हुए चंद्रकला से कहा, माँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। ये सुनते ही चंद्रकला समझ गई कि नीति को क्यों यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन चंद्रकला को इस बात की खुशी थी कि नीति ने खुद से घर जाने की इच्छा जाहिर की थी और चंद्रकला तो चाहती ही यही थी। उसने पीछे मुड़कर नीति से कहा, 2 मिनट रुको बेटा, मैं ही तुम्हें घर छोड़ाऊंगी। ये कहकर चंद्रकला ने अपने हाथ की सामग्री पंडित जी के सामने रखी और नीति के साथ अपने घर की तरफ निकल गई। नीति जब कमला ताई के घर से बाहर निकली तब जाकर नीति की सांस में सांस आई। नीति जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। चंद्रकला नीति की ये बेचैनी भली भांति समझ पा रही थी। कुछ ही देर में दोनों चंद्रकला के घर के बाहर पहुंच गए। चंद्रकला एक बार के लिए तो घर के बाहर ताला लगाकर वापस जाने वाली थी, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया और उसने खुद से कहा, नीति अपनी मर्जी से घर आई है तो वो अब वहाँ पर वापस जाने की जिद तो करेगी नहीं, और दूसरा नीति को ठीक भी नहीं लग रहा है। अगर ऐसे में मैंने घर के बाहर ताला लगा दिया और नीति को मेरी जरूरत महसूस हुई तो वो मुझे कैसे बुलाएगी। यही सोचते हुए अपने कमरे में जा रही नीति को आवाज लगाते हुए चंद्रकला ने कहा, नीति बेटा एक काम करो, तुम अंदर से कुंडी लगा लो और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुलवा लेना। ये सुन नीति मुख्य दरवाजे पर कुंडी लगाकर वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चंद्रकला ने ऊपर की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान जो तूने कोई भी अनहोनी नहीं होने दी। ये कहकर चंद्रकला वापस कमला ताई के घर चली गई। अपनी जगह पर पहुंचकर चंद्रकला ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर सबके खुशी भरे चेहरे देखे तो एक बार फिर काली माँ का शुक्रिया अदा किया और अपनी जगह पर बैठ गई। पर चंद्रकला इस बात से अनजान थी कि अभी तो उसके सिर पर ऐसे ऐसे खतरे मंडराने वाले थे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। नीति भी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी कमला ताई के घर बन रही मिठाई की खुशबू उस तक पहुंच गई। उस खुशबू के साथ साथ नीति की बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने उसी हलवाई का चेहरा घूमने लगा। उसका वो मान से भरा हुआ मोटा पेट नीति को बार बार दिखाई दे रहा था। गुस्से में कहे हर एक शब्द नीति के कानों में गूंजने लगे थे। परेशान होकर नीति ने अपने तकिए को अपने कानों के ऊपर जोर से इस कदर दबा लिया कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे, लेकिन वो आवाजें कहाँ बंद होने वाली थी। साथ ही साथ उन मिठाइयों की खुशबू भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
तभी एकाएक नीति के कानों में एक ही आवाज गूंजने लगी कि रुदाली की बेटी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब नीति अपने आप के ऊपर से आपा खो चुकी थी। उसने अपने कानों के ऊपर रखे तकिए को दूर फेंक दिया और झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें भी बहुत तेजी से चल रही थी। क्या नीति उस हलवाई का शिकार करने के लिए फिर से कमला ताई के घर जाएगी और क्या अंगुना भी आरफ का शिकार करने के लिए वहां पहुंच जाएगी और हो जाएगा नीति और अंगुना का आमना सामना। नीति अपने घर पर आकर अपने बिस्तर पर सो तो गई थी, लेकिन हलवाई का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमने लगा था। उसकी कही गई बातें लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ देर तक तो नीति ने बर्दाश्त करने की कोशिश की और तकिए से अपने सिर को ढक लिया, लेकिन तभी एकाएक उस हलवाई की ये बात उसके कानों में गूंजने लगी कि एक रुदाली की बेटी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जैसे ही ये बात नीति के जहन को सुनाई थी, नीति अपना आपा, उसका गुस्सा उसके चरम पर पहुंच गया। अपने कानों पर रखे तकिए को उसने फेंक दिया और उठकर बैठ गई। नीति की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वही चंद्रकला नीति के घर जाने से पूरी तरह निश्चिंत होकर पूजा में बैठी हुई थी। पंडित जी आरफ को अपने पास बैठाकर उससे कुछ मंत्रोच्चार बुलवाने लगे और उसकी कलाई और गले में लाल धागा बांध दिया। आरव ने शहर में इस तरह के बड़े पूजा पाठ कभी नहीं देखे थे, इसीलिए आरव के लिए ये सब कुछ बहुत नया नया था। तो शुरू में तो आरव काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक ही जगह पर बैठे बैठे आरव ऊब चुका था। आरव वहां से उठकर जाना चाहता था, लेकिन ललित उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी कमला ताई ने ललित से कहा, ललित बेटा, मेहमानों के खाने का इंतजाम करवा दो। इस पर ललित ने कहा, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं और जो 2 हलवाई आने वाले थे उनमें से एक ही पहुँचा है, इसीलिए खाना बनने में भी थोड़ा समय लगेगा। ललित की बात सुनकर कमला ताई फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। चूंकि सब्जी, पूड़ियाँ और मिठाई के लिए एक ही हलवाई था, इसीलिए वो हलवाई को लेकर भी काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। उस वक्त वो हलवाई पूड़ियाँ निकाल रहा था। पूड़ियाँ निकालते निकालते वो हलवाई रह रहकर मन ही मन बड़बड़ाते हुए कभी ललित को खरी खोटी सुनाता था, तो कभी उस हलवाई को जो आज समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाया था। तभी उसको किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि जंगल नजदीक होने की वजह से हो सकता है किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आई होगी, लेकिन कुछ ही क्षण में एक बार फिर से वैसी ही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये आवाज बहुत ही नजदीक से आई थी। उस हलवाई को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि गुर्राने वाला जानवर बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा हो। हलवाई डरते डरते जब पीछे की तरफ मुड़ा तो उसकी जान हलक में अटक गई। उसके पीछे नीति अपने विशालकाय दैत्य के रूप में मौजूद थी। उसे देखते ही उस हलवाई की जोर से चीख निकलने ही वाली थी कि उसके पहले ही नीति ने उस हलवाई का जोर से मुंह बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो आवाज वहीं पर दब कर रह गई। नीति जानती थी कि जैसे ही वो उसका मुंह छोड़ेगी, वैसे ही वो फिर से चिल्लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए सबसे पहले उसने अपने बाएं हाथ से उस हलवाई के जबड़े को पकड़ा और दाहिने हाथ के बड़े बड़े नाखूनों को उसके मुंह में डालते हुए उसकी जीभ को पकड़कर जड़ से उखाड़ दिया। दर्द के मारे हलवाई बहुत जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन जीभ ना होने की वजह से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। नीति उस खून से लटपटाती जीभ को अपने चेहरे के सामने ले आई और चेहरे पर हंसी लिए हुए उस जीभ को निगलने लगी। ये देख वो हलवाई पसीना पसीना हो गया। वो समझ गया कि ये दैत्य उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नीति जब उस जीभ को निगलने में मशगूल थी तो मौका देखते हुए हलवाई वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही हलवाई भागने के लिए पीछे मुड़ा, नीति ने उसके पैर को पकड़कर
अपनी तरफ खींच लिया। हलवाई ना ही तो भाग पा रहा था और ना ही चीख पा रहा था। अब तो उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। वो तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस कोई ना कोई यहाँ पर आ जाए और उसे बचा ले। हलवाई ये सब सोच ही रहा था कि तभी नीति ने डरावनी आवाज में गुर्राते हुए कहा, क्या कहा था तुमने? गाली की बेटी से और इतनी क्या की जा सकती है? ये सुनते ही हलवाई हक्का बक्का रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो नीति से पूछना चाह रहा था कि क्या तुम चंद्रकला की बेटी नीति हो? नीति ने हलवाई के सवाल को भांप लिया था। उसने हलवाई से कहा, सही समझा तू। मैं चंद्रकला की बेटी नीति ही हूँ और तेरी मौत बनकर यहाँ आई हूँ। तू ये गर्भवती मेरे ऊपर उड़ेलना चाहता था ना? हलवाई ने रोते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, पर नीति ने एक ना सुनी। वैसे तो नीति और हलवाई घर के पीछे के हिस्से में ही थे। नीति की आवाज आसानी से घर के अंदर तक पहुंच सकती थी, लेकिन पंडितों के मंत्रों की आवाज और साथ ही साथ औरतों के गीत और भजन गाने की आवाज में नीति की आवाज दब चुकी थी। इसीलिए नीति की आवाज घर के अंदर किसी तक भी नहीं पहुंच रही थी। हालांकि न जाने क्यों चंद्रकला को एक बेचैनी सी जरूर हो रही थी। उसका मन उससे बार बार कह रहा था कि कोई न कोई घटना घटित होने वाली है, लेकिन उसने अपने मन की आवाज को ये कहकर दबा लिया कि कुछ नहीं होगा चंद्रकला, तू बस बहुत ज्यादा सोच रही है। नीति अपने घर पर है और बाकी सब लोग तेरी नजरों के सामने हैं। इसके आगे चंद्रकला ने कुछ नहीं सोचा। उधर नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, कुछ देर की बूंदें गिरने से ही तुझे कितनी जलन महसूस हुई थी? हलवाई लगातार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन दैत्य बने उस नीति में जरा भी दया भावना नहीं थी। नीति ने हलवाई के पैर को तो पहले से ही पकड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे वैसे ही पैर पकड़े हुए नीति उस हलवाई को हवा में उठाने लगी। क्योंकि इसके पहले हलवाई उस कढ़ाई में पूड़ियाँ निकाल रहा था, इसीलिए उस बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारा गर्म तेल खौल रहा था। वहीं अंदर सभी लोग इस बात से अनजान थे कि इतनी भीड़ के बावजूद भी उसी घर के पीछे इतनी बड़ी घटना घटने वाली थी। आरव के साथ पूजा होने के बाद पंडित जी ने ललित और संध्या को अपने पास में बुलाया और उन दोनों को भी अपने पीछे पीछे मंत्रोच्चार करवाने लगे। आरव अब अपनी जगह पर अकेला बैठा हुआ था। इतनी देर से एक ही जगह पर बैठे बैठे आरव पूरी तरह से ऊब चुका था। तभी उसकी नजर नीति पर गई। उसने देखा कि नीति भी अपनी जगह पर नहीं थी। आरव को लगा कि शायद नीति कहीं बाहर गई हुई है, तो क्यों ना नीति को ढूंढा जाए और उसके साथ खेला जाए। यही सोचकर आरव ललित और कमलाताई की नजर से बचकर उठा और दबे पांव वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर जाकर आरव ने नीति को चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन उसे नीति कहीं भी दिखाई नहीं थी। उधर नीति ने उस हलवाई को हवा में उठाया हुआ था और धीरे धीरे उस हलवाई को उस खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई की तरफ ले जाने लगी। हलवाई का चेहरा अब उस कढ़ाई के ऊपर था। उस गर्म तेल की भाप मात्र से ही हलवाई के प्राण निकल रहे थे। वो जोर जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से धीमी धीमी आवाज में बस की ही आवाज निकल रही थी। पर नीति उस हलवाई को उस में डुबाते हुए कह रही थी, आज तुझे पता चलेगा गाली की बेटी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। नीति ने ये कहा ही था कि तभी खिड़की पर खड़े आरव की जोर से चीख सुनाई दी। आरव की चीख सुनकर एकाएक नीति के हाथ भी वहीं पर रुक गए। आरव को देख हलवाई भी जल्दी आरव को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जाओ जाकर चंद्रकला और बाकी लोगों को बुला कर लाओ। आरव ने कपकपाते होठों के साथ कहा, नीति दीदी, आप नीति दीदी हैं? ये सब सुन हलवाई जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाने लगा और फिर से इशारों में
चंद्रकला को बुलाने के लिए कहने लगा, लेकिन आरव मानो ये सब देखकर और सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसके पैर वहीं पर जम गए थे। नीति अब जरा भी देर नहीं करना चाहती थी। उसने हलवाई को उस कढ़ाई की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अपने बचाव के लिए हलवाई ने अपने हाथों से कढ़ाई को पकड़ लिया, पर कढ़ाई भी इतनी ज्यादा गर्म थी कि हलवाई एक पल से ज्यादा उस कढ़ाई को पकड़ नहीं सका और नीति ने अगले ही पल झटके से उस हलवाई को उसके पूरे चेहरे तक उस कढ़ाई में डुबो दिया। किसी चीज के तलने की सी आवाज आई और हलवाई उस कढ़ाई के अंदर ही अंदर जोर जोर से चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन तेल इतना ज्यादा गर्म था कि कुछ ही क्षण में ये सब कुछ शांत हो गया। गर्म तेल में तलने की वजह से हलवाई का पूरा चेहरा सिकुड़ चुका था और उसके शरीर से उसके प्राण अलग हो चुके थे। ये देख नीति जोर जोर से हंसने लगी। इतनी देर से मूक बने खड़े आरव का ध्यान नीति की उस हंसी से टूटा और वो वहां से भाग कर जाने ही वाला था कि पीछे मुड़ते ही वो किसी से टकरा गया। ऊपर झांककर उसने देखा कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही थी। चंद्रकला को देखकर आरव की जान में जान आई। उसने हड़बड़ी और घबराते हुए कहा, बुआ, बाहर। चंद्रकला ने जब खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो चंद्रकला के भी होश उड़ गए। बाहर उस दैत्य बनी नीति ने हलवाई को अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसे अभी गर्म तेल में तल रही थी। तब तक पीछे से आरव ने कहा, बुआ, ये कोई और नहीं बल्कि नीति दीदी है। मैं जल्दी से बाकी सबको भी बुलाकर लाता हूँ। ये सुनते ही चंद्रकला सख्ते में आ गई। उसे उसका सबसे बड़ा डर सच होता हुआ नजर आ रहा था। आरव ने अगर सबको बता दिया कि ये दैत्य नीति ही है तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसने आरव को रोकते हुए अपने पास बुलाया और कहा, आरव बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये नीति दीदी कैसे हो सकती है? ये तो एक दैत्य है बेटा। इस पर आरव ने कहा, नहीं बुआ, अभी इस दैत्य ने खुद बताया कि वो नीति ही है। आप चाहे तो आप इससे खुद पूछ लो, तब तक मैं सबको बुलाकर लाता हूँ। ये कहते हुए आरव वहाँ से भागकर जाने लगा। चंद्रकला ने फिर से आरव को पकड़कर रोक लिया। चंद्रकला समझ गई कि आरव बहुत ज्यादा डर गया है। अब वो आरव को रोक नहीं पाएगी और नीति को भी जल्द से जल्द शांत करना बहुत जरूरी था, वरना आरव के अलावा कोई और वहाँ पर ना आ जाए। इसीलिए इस बार चंद्रकला ने कोई भी सफाई ना देते हुए जल्दी से उसके कान के नीचे गर्दन पर अपने अंगूठे को रखा और एक नाड़ी को जोर से दबा दिया। अगले ही पल आरव वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद्रकला ने आरव को अपनी गोद में उठाया और वही कमरे में बिस्तर लगा हुआ था वहाँ पर लिटा दिया। अब चंद्रकला को जल्दी से नीति को शांत करना था। वो खिड़की से होते हुए कमरे से बाहर चली गई और बाहर से खिड़की को बंद कर दिया। जहाँ पर नीति और हलवाई मौजूद थे वहाँ पर पहुँचने के लिए खिड़की के अलावा 2 रास्ते और थे। उनमें से एक रास्ते पर तो दरवाजा लगा हुआ था। चंद्रकला ने सबसे पहले उस रास्ते को बंद कर दिया, पर दूसरे रास्ते पर दरवाजा नहीं बना हुआ था बल्कि पूरा का पूरा खुला हुआ था। चंद्रकला ने वहाँ पर पड़ा हुआ एक लकड़ी का फट्टा उठाया और उसे उस रास्ते के आगे रखने लगी। नीति ने जब ये सब देखा तो वो समझ गई कि चंद्रकला उसे शांत करने की कोशिश करेगी और इस हलवाई के शरीर के मांस को खाने नहीं देगी। इसीलिए जब तक चंद्रकला उस रास्ते को बंद करने में लगी हुई थी तब तक नीति ने हलवाई को जमीन पर लेटा दिया था और उसके बड़े से पेट को घूरने लगी थी। पर इससे पहले कि नीति उस हलवाई पर कोई हमला करती, चंद्रकला उस रास्ते को बंद करके नीति के पास पहुंच चुकी थी। नीति अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस मृत हलवाई के पेट को चीरकर उसका मांस निकालने ही वाली थी कि तभी चंद्रकला ने उसे वहीं पर रोक दिया। नीति, नहीं बेटा, ऐसा मत करना बेटा। इससे पहले कि चंद्रकला अपनी बात खत्म कर पाती, नीति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं, मत रोको मुझे।
अगर इसने मुझे कुछ कहा होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसने तुझे भला बुरा कहा था, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इसके मांस का एक एक कतरा निगल जाऊंगी। ये सुनकर चंद्रकला सब कुछ समझ गई कि आखिर नीति इस हलवाई का शिकार क्यों करना चाहती है। पर फिर भी चंद्रकला ने नीति को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, इसने जो भी किया उसके लिए माफ कर दे इसे। माफी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है बेटा। इस पर नीति ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, पर मेरी ताकत तो तब बढ़ेगी जब मैं इसका मांस खाऊंगी। कहते हुए नीति अपने हाथों को उस हलवाई के पेट की तरफ बढ़ाने लगी। चंद्रकला ने फिर नीति को रोकते हुए कहा, नहीं नीति नहीं, भूल कर भी ये मत करना। अगर यहाँ पर तुमने इसका शिकार किया तो यहाँ पर खून ही खून हो जाएगा और कोई भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकता है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। इस हलवाई ने तो सिर्फ एक बार तेरी माँ को भला बुरा कहा है, लेकिन अगर गांव वालों ने तुम्हें पहचान लिया तो सब मुझे जिंदगी भर ताना देंगे। क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाओगी बेटा? चंद्रकला ने ये सब नीति को शांत करने के लिए कहा था, लेकिन नीति ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो गई। गुस्से में चिल्लाते हुए उसने कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव वालों का भी वही अंजाम होगा जो इस हलवाई का हुआ है। क्या चंद्रकला नीति को शांत करने में कामयाब हो पाएगी, या गांव वालों की नजर पड़ जाएगी नीति पर, या आरव गांव वालों को बता देगा नीति की सच्चाई?